हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका एग्जाम क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता है कि एसबीआई क्लर्क 2026 में अब मुश्किल से मुश्किल 150 दिन बचे हुए हैं, जिसका प्रीलिम शेड्यूल है 27 दिसंबर को और जो मेन शेड्यूल है वो 27 नवंबर को शेड्यूल है। ये एक्सपेक्टेड डेट्स हैं और अभी तो फाइनल नोटिफिकेशन आना बाकी है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम 150 दिन में कैसे अपनी एसबीआई क्लर्क की तैयारी को रिफाइन कर सकते हैं और प्रीलिम्स एग्जाम से पहले हम एक हाईली मोटिवेटेड रहें ताकि हमारा एग्जाम की हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हुई है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कंप्लीट स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू आप एसबीआई क्लर्क को 150 दिन में प्री प्लस मेंस की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बताना चाहता हूँ। जो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का जो पैटर्न होता है उसमें 3 सब्जेक्ट्स आते हैं: इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के 20 मिनट्स आपको मिलता है। ये सेक्शनल टाइमिंग होती है सब में। और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 मार्क्स मिलते हैं और 20 मिनट इसमें भी समय दिया जाता है। मैथ्स में 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 मार्क्स आता है, 20 मिनट इसमें भी सेक्शनल टाइमिंग दी जाती है। ओवरऑल आपको 60 मिनट मिलता है और जिसमें आपको 100 क्वेश्चन करने रहते हैं, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स हंड्रेड्स होते हैं। तो ओवरऑल मतलब ये पेपर का लेवल पीओ के लेवल से बहुत ही नीचे होता है। मतलब कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजीली हो जाते हैं, कई क्वेश्चन हार्ड्स होते हैं। ओवरऑल कट ऑफ देखते हैं जो 70-80 के आसपास बनता है। तो ये प्रीलिम्स का पैटर्न होता है। इसमें जीए और फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं आता है। मेंस का जो होता है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 35 मिनट्स की। फिर जो क्वांट का पेपर जो होता है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स, 45 मिनट। रीजनिंग में थोड़ा सा एक्स्ट्रा नंबर मिलता है, 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 45 मिनट। समय आपको बराबर ही मिलता है लेकिन इसमें 60 नंबर का रीजनिंग आता है। और जी और फाइनेंशियल अवेयरनेस जो इकोनॉमिक अवेयरनेस है और बैंकिंग एंड फाइनेंस है और जो करंट अफेयर्स है उसमें 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 35 मिनट समय आता है। ओवरऑल आपको 190 क्वेश्चन, 200 नंबर के आते हैं, 160 मिनट, यानी 2 घंटे 40 मिनट का आपको पूरा समय मिलता है। आपको इसमें अपने पूरे पेपर्स को करना रहता है। तो अब समझते हैं कि हम जो 150 दिन बचा है उसमें आप कैसे, किस तरीके से अपनी तैयारी को फेज वाइज हम बांटें ताकि हमारा मैक्सिमम तैयारी हो जाए। देखिए, या तो अभी आप बिगनर होंगे या उनकी जिनकी तैयारी थोड़ी बहुत कंप्लीट हुई होगी, ये दोनों के लिए स्ट्रेटजीज काम करेगी। सबसे पहले आप इसको 5 फेज में बांट लीजिए। जो 150 दिन है आपका, अगर 150 दिन को अगर आप 5 फेज में बांटेंगे तो अप्रॉक्स 30 डेज का एक एक फेज आएगा। तो पहले 30 दिन में आपको क्या करना है कि आप अगर आप थोड़ी बहुत तैयारी कंप्लीट कर चुके तो आप पहले सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल भी बिगनर है तो आप ये 2 स्लॉट रख लीजिए अपने लिए 60 दिन का, और इसमें आप सिलेबस कंप्लीट करिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। मतलब आप जो भी चैप्टर पढ़ें उसका प्रैक्टिस करिए और उसको वीक में एक बार रिवीजन, जब पढ़ रहे हैं तब आप एक बार रिवीजन, और वीक में एक बार रिवीजन, और मंथ एंड में 2 दिन तो अपने पास रखिए रिवीजन के लिए, क्योंकि रिवीजन ही देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग एक्सपेरिमेंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि वो पढ़ते जाते हैं और भूलते जाते हैं। स्पेशली क्वांट में बहुत ज़्यादा होता है, हालांकि बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं होती है बैंक के किसी भी पेपर्स में, एक करंट अफेयर्स में और एक क्वांट्स में, तो इसमें भूल जाते हो। तो रिवीजन इज अ की, रिवीजन को आप करते रहिए साथ साथ। तो अभी आपके पहले 60 दिन में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि चूंकि इस समय आपका कोई भी प्रीलिम्स और कोई भी मेंस एग्जामिनेशन नहीं लगा है, तो अभी आपका आराम से पहले 60 दिन जो मई और जून के 30-30 दिन है, इसमें आप कोशिश करिए कि आप अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर ले, 2 से 3 बार रिवाइज कर ले और जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके प्रैक्टिस कर ले। इसके आगे वाले वीडियोज़ में आने वाले वीडियोज़ में मैं बताऊँगा कि आप किस तरह के सोर्सेज को फॉलो करें, कहाँ से रिविजन करें, कैसे प्रैक्टिस करें, मैं सारी स्ट्रेटजीज आपको बताऊँगा। तो पहले 60 दिन में आपको ये करना है। नेक्स्ट 30 डेज में आप अपनी तैयारी को मेंस पे लेके चले। आपने जो सीखा अब आपको मेंस, फुल्ली मेंस की प्रिपरेशन करनी है। इसमें आप क्या करते रहिएगा, प्रीलिम्स का मॉक्स देते रहिएगा, अल्टरनेट दे 2 या हर 3 दिन में, मतलब हर 2 दिन में एक बार। और जो मेंस में पढ़े उसका सेक्शनल मॉक्स। यहाँ कोशिश करिएगा कि अभी आप मेंस की तैयारी चैप्टर वाइज करिए। लाइक अगर आपने पढ़ा टाइम एंड वर्क्स, तो टाइम एंड वर्क्स की यूट्यूब पे सर्च मार के DI उसकी पढ़ लीजिए, मेंस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं आपको सोर्स बताऊंगा आगे जब वीडियो में बनाऊंगा। और जो फिर जो सेकेंड लास्ट जो 30 होता है, उसमें आपको मेंस की प्रिपरेशन को अपने कंटिन्यू करना है। और अब प्रीलिम्स के फुल लेंथ मॉक्स जो आप पहले से तैयार हैं, अब उसकी जो पीरियोडिकल है वो बढ़ा दीजिएगा। कोशिश करिएगा कि हर एक दिन पे एक मॉक देते रहिए। और मेंस के भी अब फुल लेंथ मॉक को शुरू करने का समय आएगा। अभी यहाँ पे आप मेंस सेक्शनल मॉक्स दे रहे थे और मेंस की फुल लेंथ मॉक को दे रहे थे। तो पहले फेज में क्या हुआ, आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ। यहाँ आप सिलेबस, इस फेज में आप सिलेबस कंप्लीट किए। इस फेज में आप अपनी प्री की तैयारी तो कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ प्री की तैयारी कर चुके हैं, यहाँ प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। इस फेज में आप टोटली मेंस की तरफ हैं। और जैसे ही ये लास्ट 30 डेज, ये लास्ट 30 दिन जो आपका 5th और फाइनल फेज है, जो सितंबर का महीना होगा, जो चूंकि 27 सितंबर को एग्जाम है, तो इसमें आप मेंस को रिवीजन करिए। क्योंकि देखिए मेंस का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। कई बच्चे क्या करते हैं, टोटली वो प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। उससे क्या दिक्कत होता है ना
कि वो जो मेंस की तैयारी जो इस तीसरे और चौथे फेज में किया ना उसको भूलने लगते, उसके टच से चले जाते, तो ये दिक्कत करता फिर वो जैसे ही प्रीलिम्स खत्म होता है उसके बाद मेंस को मैनेज करने में। क्योंकि जैसे ही आपको पता है कि एसबीआई क्लर्क का प्री खत्म होगा, उसी तरह उसी के जस्ट बाद आईपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स लगा रहेगा, उसके बाद एसबीआई पीओ का मेंस लगा रहेगा। तो इस तरह से आपकी तैयारी करनी है कि आपका मेंस से टच ना छूटे और आपका प्री से भी ना टच छूटे। और इसमें आपको देखिए फुल्ली डेडिकेटेड प्रीलिम्स। अब इस फेज में क्या करना है ना कि जो लास्ट के 30 डेज हैं इसमें आपको 2 से 3 मॉक डेली लगाने हैं। देखिए मॉक का फ़ायदा क्या होगा ना कि जब आप मॉक देंगे तो आप देखिए कितने 90 दिन लगातार मॉक दे रहे हैं, मतलब 90 दिन के मॉक पीरियड को, इसमें एक अच्छा खासा आपको समय मिलेगा जो आपकी गलतियां हैं उसको सुधारने का। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे कोई चैप्टर टाइम एंड वर्क पढ़े या फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़े और आपको पता चला कि मेरे ट्रेन में वीकनेस है, तो आप ट्रेन को 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे ना, तो जब फाइनल फेज में जब एग्जाम के फेज में पहुंचेंगे ना तो आपकी गलतियां ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी। तो मॉक देना और उसका एनालिसिस करना प्रीलिम्स के लिए। देखिए प्रीलिम्स ही सबसे बड़ा हर्डल होता है। एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं ना तो उसके बाद जो मेंस में बच्चे होते हैं ना वो अच्छे खासे बच्चे, मतलब अच्छे बच्चे होते हैं और वो बहुत कम बच्चे होते हैं। अगर आपकी यहाँ मेंस की तैयारी अच्छी हुई रहेगी और उस मेंस में आपने अच्छा जोड़ा है तो मतलब आपके हाई चांसेस हैं कि आपके एसबीआई क्लर्क जैसे एग्जामिनेशन, आईबीएस क्लर्क जैसे एग्जामिनेशन या आरआरबी क्लर्क जैसे एग्जामिनेशन निकल जाए। क्योंकि इनके मेंस में इनके मेंस के लिए 3 महीना 3 साढ़े 3 महीने काफ़ी होते हैं। तो आप समझ गए कि फेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। पहले फेज में सिलेबस को कंप्लीट करना है, दूसरे फेज में आप मेंस की तैयारी करिए, तीसरे फेज में रिवाइज मेंस प्लस प्रीलिम्स के मार्क्स देने और उसको एनालिसिस करना है। अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको क्वांट की स्ट्रेटजी बताता हूँ। देखिए क्वांट में क्या करना है ना आपको, क्वांट में बेसिकली 3 चीज़ होती है। एक होता है स्पीड मैथ, दूसरा होता है अर्थमेटिक, तीसरा होता है डीआई। स्पीड मैथ आप मान के चलिए क्लर्क के पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन तो फिक्स है, आते ही आते हैं। आप किसी भी क्लर्क के पेपर में देख लीजिए, भले अब लोग कह रहे हैं कि स्पीड मैथ अब कम हो रहा है, लेकिन अभी भी 2025 में 2 एसबीआई क्लर्क के पेपर हुए, हर शिफ्ट में 10 से 12 क्वेश्चन स्पीड मैथ्स के रह ही रहे। अर्थमेटिक्स के आप आराम से मान के चलते हैं 7 से 12 क्वेश्चन, कभी कभी 12-13 क्वेश्चन भी रहते हैं, मतलब फिक्स नहीं है। और 2 डीआई यानी 5-5 क्वेश्चन के 2 डीआई, किसी किसी शिफ्ट में तो 3 डीआई भी आ जाती है। इस बार तो 1-2 शिफ्ट में 3 डीआई भी थी। तो ये बेसिकली क्लर्क का पैटर्न रहता है। तो देखिए आपको स्पीड मैथ्स के लिए क्या करना है ना कि आज से जब आप कल मंडे है, कल से अगर आप तैयारी शुरू करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज पे विशेष ध्यान रखिएगा। क्योंकि बच्चे मैक्सिमम स्पीड मैथ में ना नंबर सीरीज पे फंसते हैं, जिनकी वजह से वो जो सपना होता है ना 30 प्लस का स्कोर लाना 35 में से, वो उनका कहीं ना कम होने लगता है। इससे बच्चे क्या होते हैं ना परेशान होने लगते हैं। जबकि अगर आपको ये एक्सपेक्टेशन अपने से रखनी चाहिए 30 प्लस, सब मैक्सिमम बच्चों के आते ही आते हैं, मैक्सिमम नहीं मतलब जो बहुत अच्छी तैयारी किए रहते हैं उनके तो 30 प्लस डेफिनेटली आते हैं 35 में से। वो क्या कहते हैं स्पीड मैथ पे आपको फोकस डेली बना के रखना है। डेली आपको 30 मिनट प्रैक्टिस करना ही करना है स्पीड मैथ्स के लिए। वो भी मिक्स प्रैक्टिस करिएगा। मिक्स प्रैक्टिस इन द सेंस मतलब 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, 10 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के, 10 क्वेश्चन नंबर सीरीज के। पहले इनके 1 से 2 दिन आप कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, कोशिश करिए 3 से 4 दिन में सारे कॉन्सेप्ट इनके खत्म कर लीजिए। क्योंकि एक वर्बल सिंप्लीफिकेशन होता है, आप जैसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं वैसे नहीं होता है। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको पता भी होगा। जब आप पढ़ेंगे तो टीचर अलग अलग स्ट्रैटेजी बताते हैं, सिंप्लीफिकेशन को कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक कैसे करते हैं, नंबर सीरीज को कैसे हैंडल करते हैं। तो इन सभी के लिए आप 1 हफ्ता समय लीजिए, उसके बाद डेली प्रैक्टिस 30 क्वेश्चन का शुरू कर दीजिए। कब तक? जब तक आपका मेंस एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है। क्योंकि मेंस में जैसे ही सेक्शनल कट ऑफ लगता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। उसके बाद आप अर्थमेटिक से सारे चैप्टर को पढ़िए। पहला टारगेट आपका होना चाहिए सिलेबस कंप्लीट। क्योंकि देखिए क्लर्क में ऐसा होता है ना कि हर क्वेश्चन इजी होता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये चैप्टर छोड़ के जा सकता। पीओ में तो ऐसा होता है ना कि आप 4 से 5 चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए, उन्हीं के क्वालिफाई कर लीजिए। क्योंकि उनके प्रीलिम्स की कट ऑफ 50 से 60% अराउंड लगती है। एसबीआई की तो कई जगह कट ऑफ, एसबीआई क्लर्क कट ऑफ तो 80 तक भी जाती है। यूपी में तो 80 तक भी कई बार गई है ओवरऑल कट ऑफ। तो आप छोड़ नहीं सकते किसी चैप्टर को। तो सारे चैप्टर से 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। उसके बाद आपको हर चैप्टर जैसे ही जो चैप्टर कंप्लीट होगा उसका एक मॉक देना है, चैप्टर वाइज मॉक देना है। उस मॉक को एनालिसिस करना है कि आप इस चैप्टर में क्या गलती है, फिर जाइए रिवीजन करिए, फिर आइए फिर उस मॉक को दीजिए। उसके बाद 2 से 3 चैप्टर को मॉक दीजिए। ऐसे करके पहले चैप्टर वाइज, फिर सेक्शनल, और फिर जाके फुल लेंथ मॉक पे। ऐसे अपनी मॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। उसके बाद डीआई है। डीआई देखिए 8 या 10 टाइप की डीआई होती हैं। पहले इनके शॉर्टकट सीखिए किसी भी टीचर से, आपको जिससे भी पढ़ना पसंद आता हो। मैं आगे इस वीडियो के बाद आपको सब्जेक्ट वाइज एक स्ट्रेटजीज लाऊंगा, सोर्सेज लाऊंगा, किस टीचर से आप पढ़ सकते हो, किस टीचर अर्थमेटिक्स के लिए, किस टीचर को डीआई के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं। अलग अलग टीचर मैं बताऊँगा, अलग अलग सोर्सेज बताऊँगा आपकी तैयारी के लिए। उसके बाद जैसे ही आपका ये 10 टाइप का डीआई का शॉर्टकट्स कंप्लीट हो जाएगा, इसमें मुश्किल से मुश्किल आपको 3 से 4 दिन लगेंगे सारे डीआईस के लिए। जैसे आप पाई चार्ट पढ़ रहे हैं तो पाई चार्ट की पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर उसके बाद जाइए वन शॉट पाई चार्ट सारे
सारे पाई चार्ट प्रीलिम्स के लिए, सारे पाई चार्ट्स डबल पाई जो मेंस में आते हैं ये सारे तैयार करिए, उसके बाद आके मॉक दीजिए। ऐसे क्या करेंगे, जब आपके ये 10 टाइप के डीआई कंप्लीट हो जाएंगे ना फर्स्ट फेज में, तो सेकंड फेज में आप क्या करिएगा ना, डेली 7 से 8 डीआई, डेली 7 से 8 डीआई करना ही करना आपको। और कोई भी क्लास अगर आपको यूट्यूब पे लगा रहा है कोई भी टीचर्स डीआई से रिलेटेड, तो आपको मिस नहीं करना। आपको ना आपकी जो पूरी शेड्यूल होनी चाहिए उसमें आप अगर आप सुबह 6 बजे उठ रहे हैं तो 1 बजे तक आप पूरी थ्योरी पढ़िए और उसके बाद प्रैक्टिस रखिए। डेली आपकी ये इंश्योर करिए आप कि आपकी पढ़ाई हो रही हो प्लस आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, रिवीजन भी हो रहा है, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों में लैग करेंगे ना तो ओवरऑल आपका सिर्फ पढ़ते रहेंगे ना, तो आप लास्ट में जाकर डिमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास वो रिवीजन नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा, आपके पास समय भी नहीं रहेगा और आप लगातार लो फील करेंगे। इससे क्या होगा कि जो यूट्यूब पे आप डेली जो टीचर क्लास लगा रहे हैं ना, उससे आपके ना अप्रोच बढ़ेगी, डीआई की स्पीड बढ़ेगी। देखिए डीआई की स्पीड बहुत जरूरी है अगर आप मैथ्स में ये मैजिक स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं तो, क्योंकि डीआई एक मेजर रोल प्ले करता है। डीआई से क्या होता है ना, आपको पता रहना चाहिए कौन सी डीआई को उठाना है, कौन सी डीआई हो जाएगी, कौन सी डीआई नहीं हो पाएगी। जैसे मैं आपको जब एक डिटेल स्ट्रेटजी लाऊंगा क्वांट की, तो मैं उसमें बताऊंगा कि आप कैसे क्वांट के पेपर को अटेम्प्ट करें ताकि आपके 30 से 35 क्वेश्चन ईजिली हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और रीजनिंग की स्ट्रेटजीज को अब हम समझते हैं। रीजनिंग में ना बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मिसलेनियस और एक होता है पजल। मिसलेनियस में कौन सा होता है, सिलोसम, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वलिटीज और इनपुट एंड आउटपुट। ये तो बेसिकली मेंस का सब मेंस में आता है, अभी प्रीलिम्स क्लर्क प्रीलिम में नहीं आता। मतलब आप देखिए क्या करिए ना, इसमें पहले फेज के 15 से 20 दिन लगा के आप इन सारे चैप्टर पे जो मिसलेनियस के सारे चैप्टर इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद ना आप मिक्स प्रैक्टिस, वही बैंक में ना बेसिकली प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस इज इक्वल टू स्पीड। मिक्स प्रैक्टिस शुरू करिए, जहां गलती हो रही है उस चैप्टर को फिर से देखिए, एनालिसिस करिए और मिक्स प्रैक्टिस शुरू करिए। कोशिश करिए कि डेली 30 से 40 मिनट मिसलेनियस पे प्रैक्टिस करें। अगर आपका मिसलेनियस बहुत अच्छा है तो आप अल्टरनेट डे पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप डेली करिए। एक चैप्टर जो हर बार प्रीलिम्स में कट ऑफ डिसाइडर के रोल पे प्ले करता है वो एक ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन जनरली एक बार में क्लर्क के प्रीलिम्स में बन ही नहीं पाता है, ये पता नहीं क्यों मैक्सिमम बच्चे फेस करते हैं। मैं भी जब अपना एग्जाम दे रहा था तब भी ये ब्लड रिलेशन जनरली बन नहीं पाता है। तो आप कोशिश करिए कि इसके बहुत ज़्यादा अप्रोचेस इसके अप्रोचेस को आप रिफाइन करके जाइए, तब आपका ना वो 30 प्लस 35 में ये ईजिली आ जाएगा। क्योंकि ब्लड रिलेशन डायरेक्शन डिस्टेंस बन जाता है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बन जाता है, सिलोजम बन जाता है, कोडिंग डिकोडिंग भी कुछ हद तक बन जाता है, इनइक्वलिटीज बन जाता है, लेकिन ब्लड रिलेशन बच्चे जाकर फंस जाते हैं, पजल भी बना लेते हैं। वो पजल के लिए क्या करिए कि आप अभी से आप 10 7 या 8 टाइप की पजल होती है प्रीलिम्स के लिए और 4 या 5 टाइप की मैक्सिमम पजल्स होती है मेंस के लिए। उसके बाद भी जो भी आता है उसकी प्रैक्टिस करते रहिए और प्री प्लस मेंस अभी से ही तैयारी करिए पजल की। पहले आप पहले फेज में प्री की तैयारी करिए ताकि आपको सारे पजल्स का आइडिया हो जाए, अप्रोच क्या होते हैं पजल के लिए, इसकी तैयारी हो जाएगी आपकी। उसके बाद आप मेंस को प्री प्लस मेंस मैनेज करना शुरू करिए सेकंड फेज से, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आपको अलग से मेंस की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि एक फोबिया भी बच्चों में बन जाता है जब वो तैयारी शुरू कर रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि मैं मेंस की तैयारी कब कब करूंगा। मेंस का रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आपको प्री प्लस मेंस साथ ही लेके चलना ही पड़ेगा। और रीजनिंग में ना डेली प्रैक्टिस ही एकमात्र ऐसा सोल्यूशन है जिसमें आप रीजनिंग में स्कोर अपना इंक्रीज कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी रीजनिंग खराब हो जाएगी। और अगर आप पजल एक भी दिन मिस किए ना तो ये आपकी स्पीड को डिक्रीज कर देगा। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि आप पजल की प्रैक्टिस डेली करते रहिएगा, भले आप मिसलेनियस अल्टरनेट कर लीजिए, लेकिन पजल जो कि 50 से 60% पेपर्स को कवर करेगी, इसकी प्रैक्टिस अगर आप डेली नहीं करेंगे तो आप मान के चलिए कि आप फंसेंगे लास्ट में जाके। पजल में आपकी स्पीड वो 4 मिनट से कैसे भी करके क्लर्क में आप 2 से ढाई मिनट से लेके आइए, क्योंकि क्लर्क के पजल बहुत हार्ड नहीं होते हैं। 2 से ढाई मिनट कब आएगा, जब आप लगातार पहले फेज में, दूसरे फेज में, तीसरे फेज में, चौथे फेज में लगातार डेली पजल प्रैक्टिस करेंगे। पजल और वो पजल की वो लाइन जो गलत हो जाएगी उसको लिखेंगे और उसको फिर रिवाइज करेंगे। मैं आपको एक डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो लाऊंगा रीजनिंग पे भी कि आप रीजनिंग की तैयारी कैसे कर सकते हैं। अगर आपको एक डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि मैं जान जाऊँगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं। इंग्लिश की स्ट्रेटजी अगर मैं आपको बताऊं तो इंग्लिश में देखिए बैंकिंग ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी की तरफ ज़्यादा ही टिल्टेड रहता है, क्योंकि बैंकिंग में एसएससी के जैसा नहीं है कि वो ग्रामर पे ज़्यादा फोकस बना के रखा है, वो कैप पे ज़्यादा फोकस बना के रखा है, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये एक मिसलेनियस टॉपिक डेफिनेटली बैंक में भी आता है, लेकिन बैंक का जो मेजर टिल्ट होता है ना वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि इससे ना जुड़े हुए टॉपिक्स होते हैं। लाइक अगर आपकी आरसी ठीक है तो आप क्लोज टेस्ट कर लेंगे अच्छे से, अगर आपकी आरसी ठीक है तो आप पैरा जंबल अच्छे से कर लेंगे। तो इससे क्या होता है ना कि आरसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बैंक एग्जामिनेशन में।
तो आप आरसी पे बहुत ज़्यादा फोकस रहिए। डेली आप आज से अगर अपनी तैयारी शुरू करते अब से लेकर जब तक आपका मेंस नहीं कंप्लीट हो जाता तब तक आप आरसी डेली आरसी पढ़िए। अभी जब मैं एक डिटेल स्ट्रेटजी बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि आरसी कहाँ से पढ़ना है, आरसी कैसे पढ़ना है। डेली आरसी पढ़िए और उसकी प्रैक्टिस करिए। कम से कम आप कोशिश करिए कि डेली आप 2 आरसी तो पढ़े ही पढ़ें, क्योंकि अगर आपकी रीडिंग स्पीड तेज हुई, रीडिंग स्पीड समझने की स्पीड तेज हुई ना, तो आपकी वो जो इंग्लिश में जो मैजिक स्कोर होता है ना वो ईजिली मिल सकता है। देखिए क्वांट और रीजनिंग में तो आपको समय नहीं मिलता है, क्योंकि वो 20 मिनट बहुत कम पड़ते हैं जनरली, आपकी स्पीड कितनी भी अच्छी रहे। लेकिन जो इंग्लिश होती है इसमें आप फुल में फुल स्कोर कर सकते हैं प्रीलिम्स में, और मेंस में भी आपका ये कट ऑफ निकालने में बहुत मेजर रोल प्ले करेगी, क्योंकि जो मेंस का लेवल होता है जनरली बहुत टफ होता है। क्लर्क मेंस का जो लेवल होता है बच्चों के लिए टफ पड़ता है। उसमें जो इंग्लिश होती है ना, इंग्लिश का लेवल बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी रही ना, इंग्लिश और जीके बहुत अच्छी रही ना, तो आपको मेंस में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और प्रीलिम्स में भी कट ऑफ निकालने में बहुत मदद मिलती है। तो इंग्लिश को आप बहुत ध्यान दीजिएगा। जनरली बच्चे इसको बहुत इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन डेली करना है आपको। और जो ये मिक्स टॉपिक है ना, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट और वो कैब, इसकी डेली आपको प्रैक्टिस करते रहना है। मतलब कैसे जब मैं एक डिटेल वीडियोस बनाऊंगा इंग्लिश स्ट्रेटजी को लेकर, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। तो आप कोशिश करिए कि एक सोर्स अपना एक सोर्स को सोर्स बना लीजिए और वहाँ से मिक्स टॉपिक जैसे पैरा जंबल और क्लोज टेस्ट एक साथ मिला कर प्रैक्टिस कर लिए। फिर क्लोज टेस्ट और वो कैब में क्या आता है, मिस स्पेल्ड एक आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन होता है क्लर्क का। मिस स्पेलिंग दे देगा, पहचानो क्या देगा, बताइए इसका एंटोनिम्स क्या है, सिनोनिम्स क्या है, ऐसे करके। या फिर वो फ्रेज वर्ड रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं अलग अलग। तो आप ऐसी प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे तो एक प्रैक्टिस बना रहेगा आपका। डेली आप कोशिश करिए कि इंग्लिश में 30 से 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद एरर के लिए मैं बात करता हूँ। एरर में क्या है ना, आप ग्रामर के पहले किसी भी टीचर से ग्रामर का एक वीडियो देख लीजिए। ऐसा जनरली वो 7 से 10 को वीडियो में वन शॉट करके कवर करा लेते हैं। वो एसएससी जैसा ग्रामर नहीं, आपको बस बेसिक ग्रामर पता रहना चाहिए। उसके बाद आप रूल पढ़िए। 120 रूल के आसपास कई टीचर्स पढ़ाए हैं, मैं बताऊंगा जब इंग्लिश के फुल स्ट्रेटजी लाऊंगा। तो आप इन दोनों चीज़ों को कंप्लीट जैसे ही कर लिए, आप उसके बाद बस एरर के प्रैक्टिस पे ढूंढ जाइए। इससे क्या होगा ना, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको एरर भी याद होते चले जाएंगे कि ये पैटर्न में ये एरर होता है, ये पैटर्न में ये एरर होता है, ये पैटर्न में ये एरर होता है। याद नहीं करना, आपको समझ में भी आ जाएगा कि जैसे ही देखेंगे कि ये पैटर्न में ये एरर, ये पैटर्न में ये एरर, ये पैटर्न में ये एरर। इससे क्या होगा, जितनी भी एरर होगी ना वो आप एग्जाम से पहले अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपके इंग्लिश में जो 30 में 30 स्कोर करने के प्रीलिम्स में जो चांसेस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और मेंस में भी आपको एक अच्छा बेनिफिशियल देगा फाइनल कट ऑफ को क्लियर करने में, अल्टीमेटली आपके जॉब के लिए। चौथा जो सब्जेक्ट्स है जनरल और इकोनॉमिक अवेयरनेस। जनरली बच्चे क्या करते हैं ना, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग के चक्कर में ना इसको बहुत लो प्रेफरेंस देते हैं। आपको इसको लो प्रेफरेंस नहीं देना, इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। ये आपको नौकरी दिलवा सकता है और नौकरी से बाहर भी कर सकता है, क्योंकि तीनों मोस्टली बच्चों की ये 3 सब्जेक्ट जो पहले के 3 सब्जेक्ट्स अच्छे से तैयार रहते हैं। बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा लैक करते हैं। आपको अगर आप रेगुलर एस्पिरेंट हैं तो आप करंट अफेयर्स पढ़िए, नहीं तो आप मंथली, कई टीचरों के मंथली आते हैं, मंथली कंपाइलेशंस आते हैं, मंथली मैगजीन्स आती हैं। मैं जब एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा करंट अफेयर्स की तो मैं आपको बताऊंगा। तो आप उनके मंथली वीडियोस को फॉलो करके, 5 से 6 वीडियोस होते हैं, फॉलो करके आप अपना मार्च से और मेंस एग्जामिनेशन तक आप कैसे भी करके अपने करंट अफेयर्स को तैयार करिए। एक और जो मेजर मिस्टेक बैंकिंग एस्पिरेंट जनरली करते हैं वो है इकोनॉमिक अवेयरनेस, और जो बैंकिंग अवेयरनेस है वो ऐसा सोचते हैं कि जब मेरा प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो जाएगा तब मैं करूंगा। तो आप अगर एक बार बैंकिंग के शेड्यूल्स को देखें तो हर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद कोई ना कोई प्री और मेंस लगा ही रहता है जब सेकंड फेज आएगा इस साल का। तो उससे पहले आप कोशिश करिए, अगर आप बैंक में सच में अगर इस सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो अपने बैंकिंग अवेयरनेस और इकोनॉमिक अवेयरनेस को पहले ही क्लियर कर लीजिए प्री एग्जामिनेशन से पहले। क्योंकि इसका फायदा क्या होगा ना, कि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे एक तो आपको अच्छे से समझ में आएगा जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। दूसरा ये कि जब आप अपने प्री एग्जाम को कंक्लूड कर रहे होंगे तो आपके अंदर बस ये रहेगा कि मुझे मेंस रिवीजन करना है, मुझे कोई नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। और जो आपको पता है, जब वो 2 से 2.5 महीने का जो ब्रैकेट्स आता है, 1 या 1.5 महीने का जो ब्रैकेट्स आता है, अगर उसमें एक नया सब्जेक्ट पढ़ने पड़े तो उसमें इफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं आ पाएगी। तो कोशिश करिए कि बैंकिंग अवेयरनेस वाले जो टॉपिक्स हैं इसको पहले ही कवर कर लें। इससे क्या होगा ना कि आपकी भी आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपकी पूरी तैयारी हुई है। प्लस दूसरी चीज़ कि कई बार जब आप इसको रिवीजन कर लेंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं एनालिटिकल तौर पे वो भी आपके सही हो जाएंगे और आपके इस सेक्शन से भी बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे। तो चलिए, यही थी मेरी एक फाइनल स्ट्रेटजी, और आपको बेस्ट विशेस। आप तैयारी शुरू करिए 150 दिन की। 150 दिन आपके मन में रहना चाहिए टारगेट्स। इसके जस्ट बाद एसबीआई के बाद